नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम केवीएस 2022-23 टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कि जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक करंट अफेयर का एक पूरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बजट 2022-23। इसके अलावा हम करंट अफेयर की जो सीरीज चला रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन वन लाइनर वाले दे रहे हैं उसको आप देखते रहिएगा और उससे तो आपके बहुत सारे कंटेंट तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां से चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। तो उसी क्रम में हम अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक को भी पूरा पूरा पढ़ा के डालेंगे। जैसे कंप्यूटर का मैंने सार संग्रह डाला था, अब कंप्यूटर की शब्दावली डालने वाली हूँ। उसके बाद हम कंप्यूटर का एनसीईआरटी का जो नोट्स है उसको भी डाल देंगे। तो जिसको जैसे भी पढ़ाई समझ में आती है, रट के समझ में आती है, समझ में आती है, वो अपने हिसाब से पढ़ लेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बजट 2022-23। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको प्रश्न आने ही आने हैं क्योंकि केवीएस में जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछता है वो ज्यादा डेटा वाला ही पूछता है। तो बजट 2022-23 से भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये एक एक लाइन है, मैं पढ़ते चलूंगी, आप लोग इसको देखते चलिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, अमृत काल का बजट। भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @100 आजादी के 100वां वर्ष पर पहुंचेंगे। सरकार का उद्देश्य अमृत काल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो इस प्रकार है। तो जो लक्ष्य हैं उनको पहले देख लेते हैं। पहला है सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। ध्यान रखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5% है। कुल 39.45 लाख करोड़ 39,44,909 करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 22,04,422 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 17,40,487 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 39,44,909 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च 31,94,663 करोड़, पूंजीगत खर्च 7,50,246 करोड़। बजट घाटा शून्य। बजट घाटा बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल खर्च। तो कुल प्राप्तियां हैं 39,44,909 करोड़ माइनस 39,44,909 करोड़ बराबर शून्य। तो आप देख सकते हैं कि बजट घाटा शून्य लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब इस चार्ट के माध्यम से ये पूरा डाटा आपको याद करना पड़ेगा। 2022-23 का बजट अनुमान, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4%, कुल 16,61,196 करोड़। राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8%, कुल 9,90,241 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6%, कुल
6,72,598 करोड़। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8%, कुल 7,20,545 करोड़। नोट: वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ यानी 16.62 लाख करोड़ लगाया गया है। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेनी पड़ेगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। रुपया कहाँ से आता है? बजट 2022-23 के शीर्ष 5 मद ये पूछ देता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उधार और अन्य देयताएं से 35%, माल और सेवा कर यानी जीएसटी से 16%, निगम कर से 15%, आय कर से 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है उधार और अन्य देयताएं से आता है 35%, तो ये पूछ सकता है। फिर रुपया कहाँ जाता है? बजट 2022-23 के शीर्ष 5 मद। ब्याज अदायगी में जाता है 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सरकार पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टरों 14वां सेक्टर ड्रोन के लिए लाई थी। सरकार ने बजट 2022-23 में पीएलआई स्कीम के तहत, तो पीएलआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो पीएलआई का फुल फॉर्म होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो पीएलआई स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया। हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को पीएलआई स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में 14 सेक्टर हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। बजट 2022-23 में पीएलआई के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई। इसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नोट: COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 GW अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 GW प्राप्त करना था। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरी सृजित करने का लक्ष्य भी रखी है। सरकार अगले 25 साल भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की है। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा है निवेशों का वित्त पोषण। तो ये चारों याद होना चाहिए। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा है निवेशों का वित्त पोषण। केंद्रीय बजट 2022-23 टू द पॉइंट। पीएम गति शक्ति, इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन कारक को निर्धारित किए हैं। पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है पत्तन,
पांचवा है माल परिवहन, छठा है जल मार्ग और सातवां है लॉजिस्टिक अवसंरचना। सरकार के अनुसार ये सातों इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं। सड़क परिवहन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। फिर है रेलवे, एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। नोट, मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स आसनसोल डिवीजन में हापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया, यानी यह अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। फिर है कृषि, तो आप ये देख सकते हैं कौन सा मद है। सड़क हो गया, रेलवे, अच्छा ठीक है, रेलवे हो गया। अब देखते हैं कृषि। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, तो ये याद रखिएगा, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। ये पूछ देता है। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई, जो निम्न है। दमन गंगा पीनजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पांचवा है पेन्नार कावेरी। नदी लिंक परियोजनाएं, यानी दमन गंगा को पीनजाल से लिंक करेंगे, दूसरा है पार को तापी और नर्मदा से लिंक करेंगे, फिर तीसरा है गोदावरी को कृष्णा नदी से लिंक करेंगे, कृष्णा को पेन्नार से लिंक करेंगे और पेन्नार को कावेरी से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केन बेतवा, यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, आप ये मत सोचिए, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए, केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसे 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज बता दिया गया। फिर है वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी। तो इसको देख लीजिए। पहला है फूड सब्सिडी, 2,06,831 करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,05,222 करोड़। पेट्रोलियम सब्सिडी 5,813 करोड़। अब है शिक्षा। पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। फिर है स्वास्थ्य। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित होगा। NIMHANS नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IITB बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थीं, सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समुन्नयन किया जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई श्रम, NCS और ASEEM पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से RAMP प्रोग्राम रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। CGTMSE का पुनरुद्धार। तो CGTMSE का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम। तो इसका पुनरुद्धार MSME के लिए घोषणाएं। तो MSME के लिए घोषणाओं में क्या क्या घोषणाएं हैं, इसको देख लीजिए। ये पहला है CGTMSE का पुनरुद्धार, ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटैलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशिष्ट ध्यान, विभिन्न पोर्टलों की इंटरलिंकिंग और MSME के कामकाज को बढ़ाना और इसमें तेजी लाना, RAMP प्रोग्राम को लागू करना। PM डिवाइन प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में लागू। इसके तहत जिस जिला के ब्लॉक में विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में
इस कार्यक्रम के तहत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम, उत्तर बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं, उसमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं, उस उत्तरीय ऐसे गांवों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। इस अमृत काल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एवं CRZ क्लियरेंस। कंपनी को आसानी से बंद समापन करने के लिए CPACE की स्थापना की जाएगी। AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बंगलोर में भारत का पहला AVCG सेंटर का गठन किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई-पासपोर्ट्स जारी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थापना की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल जल के तहत और 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। अभी तक 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। वर्ष 2022-23 में PM आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। उद्योगों के लिए काल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। वित्त वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सावरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में सहकारी समितियां और कंपनियां दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। पहले सहकारी संगठन समितियां 18.5% टैक्स देती थी और कंपनियां 15%। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड डेक्स देश स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। कांटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया है। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। सरकारी समितियों पर सरचार्ज अधिभार की दर को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 3 मनरेगा 73,000 करोड़, PM किसान 68,000 करोड़, जल जीवन मिशन 60,000 करोड़। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। टॉप 3 मंत्रालय रक्षा मंत्रालय पर 5,25,166 करोड़,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2,17,684 करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1,99,108 करोड़। तो ये था आपका बजट 2022-23। इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। इसको बस सुनने से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक बहुत ही बोरियत टॉपिक भी होता है जिसको लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो श्रवण मात्र से ही ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।